इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ख़त्म किया था यहाँ तक विभिन्न वस्तुओं में पाया जाने वाला अम्ल। तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाएगा, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, सिरका में एसिटिक, संतरा में साइट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड, दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटारिक एसिड, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल और सेब में मैलिक अम्ल। अब आगे मूव करते हैं। एक्वारेजिया या फिर अम्लराज कहा जाता है जब सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉन्सेंट्रेटेड HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और HCl दोनों कॉन्सेंट्रेटेड को 3:1 में जब मिलाया जाता है तो इसको बोला जाएगा एक्वारेजिया या फिर अम्लराज। HCl 3 और 1 HNO3, तो ये जो मिक्सचर बनेगा वो हमारा कहलाता है एक्वारेजिया। सोना और प्लैटिनम को गलाने में समर्थ है एक्वारेजिया। म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। कांच घुलनशील होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांच जो है वो घुलनशील किस में होता है तो HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में। चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। चींटी के काटने पर शरीर में प्रवेश करता है फॉर्मिक अम्ल। अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण और जल बनता है। कौन प्रतिक्रिया करेगा तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो ये जब एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा बेस का, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा सॉल्ट और वाटर, यानी लवण और जल। जब अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया होगी उसके बाद प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है भस्म में या फिर बेस में। भस्म में जो जल में विलेय होता है उसको बोला जाता है क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है वो क्षार का एग्जाम्पल है। क्षार यानी बेस। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लवण का निर्माण होता है अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। अचार के परिरक्षण में प्रयोग होता है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड या फिर NaCl। नेक्स्ट है बारूद बनाने में प्रयोग किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 का। अग्निशमन यंत्रों में प्रयोग होता है खाने का सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया यानी NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है अग्निशमन यंत्र या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स, इन सब चीज़ों में जो यूज में आएगा वो हमारा आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा, इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा यानी Na2CO3। और बेकिंग सोडा ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग यानी खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने वाला सोडा ये होता है सोडियम कार्बोनेट। विलयन अम्लीय कहा जाता है जब pH का जो वैल्यू है वो 7 से अगर कम हो। विलयन क्षारीय होगा जब pH का मान 7 से अधिक हो। pH स्केल दिया था सोरेंसन ने। दांत का इनेमल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। 2 या 2 से अधिक पदार्थ का सामान्य मिश्रण कहलाता है विलयन। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसको कहा जाता है विलायक या फिर सॉल्वेंट। जो ज़्यादा मात्रा में होगा सॉल्यूशन में उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होगा उसको बोला जाएगा विलेय या फिर सॉल्यूट। ठीक है, तो जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या होगा कम मात्रा में होगा। और इन दोनों को अगर मिला दीजिएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये आपका बन जाएगा सॉल्यूशन या फिर विलयन।
आगे है, विलायक अच्छा कहा जाएगा जब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो अगर अधिक होता है उस कंडीशन में। सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक नियतांक ज़्यादा हो। किसी निश्चित ताप पर विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम हो सकती है कहा जाता है संतृप्त विलयन या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी निश्चित ताप पर दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को कहा जाता है विलेयता। सॉल्युबिलिटी, विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी। विलेयता पर प्रभाव पड़ता है ताप और दाब का। द्रव में गैस की विलेयता ताप के बढ़ाने से घटती है। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता जो है वो बढ़ेगी। विलायक की इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को बोला जाता है विलयन का सांद्रण या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, विलयन में विलेय की पर्याप्त मात्रा घुली हो तो उसको बोला जाएगा सांद्र विलयन या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। विलेय की कम मात्रा अगर घुला हुआ है अगर किसी विलायक में तो उस कंडीशन में जो विलयन बनेगा उसको बोला जाएगा तनु विलयन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन होता है असंतृप्त या फिर अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट है, पदार्थ के कण जो दूसरे पदार्थ के कण के इर्द गिर्द फैला दिए जाने की क्रिया को इसको बोला जाता है परिक्षेपण। परिक्षेपण के फलस्वरूप दो पदार्थ बनते हैं, एक तो विषमांग पदार्थ जो कि जैसे इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका निलंबन या फिर कोलॉइड, और समांग पदार्थ हेट्रोजीनियस सबस्टांस जो होता है वास्तविक विलयन। निलंबन कहा जाता है सस्पेंशन को, सस्पेंशन यानी निलंबन, सस्पेंशन निलंबन। तो निलंबन किसको बोला जाता है? निलंबित वो होगा जब परिक्षेपित कणों का आकार 10 की पावर -3 या से 10 की पावर -4 या इससे अधिक हो, उस सॉल्यूशन को बोला जाएगा। आंखों से देखा जा सकता है इसको, छन्नी के आर पार नहीं जा सकते हैं ये कण, अस्थायी होते हैं जैसे कि नदी का पानी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा निलंबन का या फिर सस्पेंशन का। कोलॉइड कहा जाता है जब परिक्षेपित, निलंबन और कोलॉइड में डिफरेंस यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो कण का आकार होगा वहाँ पे कण का आकार था 10 की पावर -3 से -4, और यहाँ पे जो ये कण है वो उससे भी छोटा हो जाएगा, जो जैसे कि सस्पेंशन में होता है उससे भी ज़्यादा छोटा, यानी 10 की पावर -5 से लेकर के 10 की पावर -7 के रेंज में अगर रहेगा तो उसको बोला जाएगा कोलॉइड। नग्न आंखों से इनको नहीं देखा जा सकता है, छन्नी के आर पार जा सकता है लेकिन चर्म पत्र से ये बाहर नहीं निकलेगा, परिक्षेपित माध्यम से अलग नहीं हो पाता है ये, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका दूध या फिर गोंद। कोलॉइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं उनको कहा जाता है सॉल। कोलॉइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होते हैं पर उनमें प्रवाह नहीं होता है उनको बोला जाता है जेल या फिर जिलेटिन। किसी गैस में ठोस या द्रव कण का परिक्षेपण कहलाता है एरोसॉल, और इसका एग्जाम्पल है धुआं। गैस में ठोस या द्रव कण का परिक्षेपण क्या कहलाएगा? एरोसॉल, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा धुआं। कोलॉइड में जब एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं तो इसको कहा जाता है पायस या फिर इमल्सन। इमल्सन घुलेगा नहीं, यहाँ पे परिक्षेपित हो जाएगा लेकिन यहाँ पे घुलेगा नहीं। और जब गैस में ठोस या द्रव कण का परिक्षेपण किया जाएगा तो उसको बोला जाएगा एरोसॉल। नेक्स्ट है, और यहाँ पे पॉयस में क्या होगा कि परिक्षेपित तो हो जाएगा लेकिन ये घुलेगा नहीं, और इसका एग्जाम्पल है पॉयस का या फिर इमल्सन का दूध या फिर पेंट। द्रव में गैस का परिक्षेपण कहलाता है झाग या फिर फोम। जब कण आणविक आकार वाले होते हैं, छन्नी पत्र के आर पार जा सकते हैं, स्थायी और पारदर्शक हों, आँख तथा सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं तो उस विलयन को कहा जाता है वास्तविक विलयन या फिर ट्रू सॉल्यूशन। कोलॉइड विलयन का वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया कहलाती है अपोहन। कोलॉइड विलयन के कणों का इधर उधर भागते रहना कहलाता है ब्राउनी गति या फिर ब्राउनियन मोशन। जब किसी कोलॉइड विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं और सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो कोलॉइड कण काली पृष्ठभूमि में तीक्ष्ण नोक की भांति चमकने लगता है, इसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद टिंडल प्रभाव होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसी विलयन पर हल्का अम्लता या क्षारता में परिवर्तन करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको कहा जाता है बफर विलयन। थोड़ा सा इसमें अगर एसिडिक सॉल्यूशन भी मिलाएंगे, एसिडिक ये कोई चीज़ मिलाते हैं तब भी, और बेस भी मिलाएंगे तब भी, तो वो हल्का फुल्का जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा और पीएच जो है उसका मेंटेन रहेगा, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को बोला जाएगा बफर सॉल्यूशन। कार्बन की संयोजकता होती है कितनी? 4।
वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हो और भौतिक गुण भिन्न हो उनको बोला जाएगा अपरूप या फिर एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन का अपरूप आपका हो जाएगा कोल या फिर डायमंड। यानी वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण जो हैं वो समान हो और भौतिक गुण जो है वो अगर चेंज होता है तो उसको बोला जाएगा एलोट्रॉप्स या फिर अपरूप। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।